नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, आज के शो में हम आपको पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा देंगे। आज के बाजार की भी तमाम चाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स पर भी हम खास चर्चाएं करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते यानी जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो कहां नजर रखनी है, इंडेक्स और सेक्टर्स पर किस तरह की रणनीति बनानी है। तो बड़ा ही खास शो होता है हर शुक्रवार अगले हफ्ते की तैयारी शाम 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे जो हम रखते हैं। और इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि एक कहते हैं ना कि क्लीन इंफॉर्मेशन, एक स्पष्ट आपके सामने एक नजरिया रखें अपने एक्सपर्ट के जरिए, जिसके जरिए आपको अगले हफ्ते की रणनीति बनाने में मदद मिल सके। वैसे तो रिजल्ट सीजन है और कमोबेश अब कुछ वक्त में ये जो रिजल्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो खबरों का भी जो एक्शन है वो भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होता नजर आएगा। और इन सब के बीच में पूरी तरह से मार्केट में रणनीति बाजार और ग्लोबल संकेतों के आधार पर ही बनेगी। तो आज की चर्चा में हमारे साथ खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा हम आज के बाजार को देखें। पॉजिटिव बाजार कहा जाएगा क्योंकि एक तरह से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी ने 24,350 का जो लेवल था उसे कहते हैं ना कि बड़ी मजबूती से पकड़े रहा। और यही वजह है कि बाजार बंद होने तक 250 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, हालांकि जितना करेक्शन बैंक निफ्टी में आया था उस लिहाज से जो अब हम वैल्यू देख रहे हैं, अब जो उछाल देख रहे हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उस करेक्शन के मुकाबले कम कही जाएगी। लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। आज बाजार बंद होने तक 325 अंकों की तेजी नजर आई और 50,500 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स को देखें तो 800 अंकों से ज्यादा की तेजी रही, 79,705 के लेवल पर बरकरार रहा। अब आज के बाजार को अगर हम देखें, अगर हम इसमें निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो आज जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो हीरो कहा जाएगा आयशर मोटर्स, क्योंकि नतीजों का इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आया। एक वक्त पे काफी अच्छी तेजी नजर आई, लेकिन अंत तक आते आते आयशर मोटर्स में लगभग हमने अच्छी तेजी नजर देखी। इसके अलावा ओएनजीसी की बात करें अगर हम, तो ओएनजीसी में 3% का उछाल देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस में लगभग 2.25% का उछाल हमें देखने को मिला। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते का देख रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां पर भी 2.5% की तेजी नजर आई। दबाव हल्का फुल्का जो नजर आया वो बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स पे दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 1545 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बाजार बंद होने तक नजर आए और 943 स्टॉक ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। ये तो आज के बाजार का ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। चलिए अब पूरे हफ्ते के बाजार, खासतौर पे इंडेक्स और अहम रूप से अगर हम देखें तो तमाम सेक्टर्स की चाल किस तरह की रही वो देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए नेगेटिव रिटर्न जो है इस हफ्ते नजर आया, लगभग 1.5% का। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां भी लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। उसकी वजह यही रही कि जिस तरह से शुरुआत में ही, हफ्ते की शुरुआत में ही जिस तरह से ग्लोबल संकेत खराब हुए, मंदी के तमाम नैरेटिव्स ने एक तरह से डेंट लगाया और बड़े बड़े पॉकेट्स धराशायी हुए। निफ्टी मिड कैप में भी 1.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो निफ्टी मेटल कमोबेश ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स देखें, एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ के तो महत्वपूर्ण जो सेक्टर रहे वो नेगेटिव रिटर्न देते नजर आए। निफ्टी मेटल लगभग 2.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी रियल्टी में लगभग 1.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि रियल्टी स्टॉक्स आज चल रहे थे, अच्छी तेजी थी। आईटी भी आज एक बार फिर तेजी के मोमेंटम में थे, लेकिन पूरे हफ्ते देखें तो 2.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी ऑटो बेहतर ट्रेंड्स नजर आते रहे, लेकिन पूरे हफ्ते का अगर हम कंसोलिडेट फिगर रखें तो ये भी लगभग 1.5% का प्रेशर यहां पर नजर आया। निफ्टी फार्मा जैसे मैंने कहा पॉजिटिव लगभग 1.5% का रिटर्न दिया और निफ्टी एफएमसीजी ने 0.5% से ज्यादा का
पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा और अगले हफ्ते की विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम भारतीय बाजारों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नज़र नहीं आती है और ये जो इस हफ्ते का डेंट था वो बाहरी डेंट ज़्यादा था। खबरों की वजह से भी कई जगह हमने प्रेशर देखा। ऐसी बात है, सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो है इस वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि बाजार ने जो रिकॉर्ड स्तर छुए हैं बार बार वहां जाने की कोशिश भी होगी। ऐसे में क्या रणनीति अगले हफ्ते बनाई जाए? क्या आपको लगता है कि बाजार बीच बीच में अभी जो एक कहते हैं कि अभी वाला करेक्शन भले ग्लोबल खराब ग्लोबल संकेतों और बाकी मंदी की आहट की वजह से हुआ, लेकिन ये करेक्शन भी ओवरड्यू था? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार कुणाल जी। देखिए प्रशांत जी, बहाना चाहिए होता है करेक्शन का। जुलाई फर्स्ट वीक से मैं कहते आ रहा हूँ कि एफआईआई इंडेक्स में एक्सेसिव लॉन्ग पोजीशन, जिस लाइन को मैं एक्सेसिव लाइन लॉन्ग पोजीशंस मानता हूँ, उससे भी 10% ऊपर जाके एफआईआई की पोजीशन खड़ी है, तो यहाँ से करेक्शन आना लाजमी है। अब उसकी वजह डोमेस्टिक न्यूज बने या ग्लोबल न्यूज बने या कुछ भी बने, एक बहाना चाहिए था जो मिल गया और करेक्शन आ गया। मच नीडेड जो करेक्शन था वो आ गया। अब एफआईआई के डेटा को इंडेक्स पे केवल 14,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स अलोन, और इंडेक्स फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अगर नेट देखें तो 2,99,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। ये कल के ईओडी का डेटा है। आज जब भाव कॉपी आएगी तो आई एम श्योर कि डेटा यहाँ से और डाउन साइड का ही आता हुआ दिखेगा, यानी मार्केट ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग 1-2 दिन हम कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे, जहां डेटा थोड़ा सा और ओवरसोल्ड होके कंप्लीट ओवरसोल्ड लेवल्स पे चला जाएगा और वहां से बाउंस बैक आ जाएगा। अब आप मान के चलिए कि हम उस जोन में खड़े हैं जहां पे हम जून फर्स्ट वीक में खड़े थे 21,800 के आसपास, जहां मैं बार-बार कह रहा था कि एफआईआई का डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, मार्केट ब्रेड्थ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यहां से नीचे जाने के लिए जगह 150-200 पॉइंट की है, ऊपर जाने के लिए 1500 पॉइंट की जगह, और हमने वहां से लगभग 3,000 पॉइंट रैली कर ली थी। तो अब यहाँ पे आके भी हम वहीं पे आ जाएंगे प्रोबेबली अगले ट्यूसडे तक, कि नीचे जाने के लिए 200-250 पॉइंट बचेगा, बहुत खींच लिया 300 पॉइंट बचेगा, लेकिन ऊपर आने के लिए फिर 1500 से 2000 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा क्लियर व्यू है कि 23,800 से 24,000 के ब्रैकेट में आपको जब भी निफ्टी मिल जाती है, आप बाय ऑन डिप्स के लिए ये बेस्ट जोन है, यहाँ पे बाय करके रखिए। यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट की अपसाइड आपको बहुत आराम से मिलेगी। 25,500 से 26,000 तक की अपसाइड रहेगी। हाँ, 23,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर मैं डेटा को वापस से रिवाइज करूंगा कि क्या ये ब्रेकडाउन वाकई में सस्टेन होगा या नहीं। लेकिन जब तक हम 23,800 24,000 की जोन को सस्टेन कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली मार्केट 26,000 तक बहुत आराम से टेस्ट करता हुआ दिखेगा। वीकली चार्ट पे भी देखें तो हैमर की फॉर्मेशन है, निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी हैमर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है और इसने 2 हफ्ते के लोज को रिजेक्ट करके क्लोज किया है। तो नेक्स्ट वीक में काफी बुलिश सिग्नल्स के साथ हम जा रहे हैं। प्रोबेबली स्टार्टिंग के 2 दिन हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली हम ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेंगे। है नजरिया इंडेक्स पर साफ तौर पर अंशुल जी का हुआ। कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ख़ास तौर पे हम अगर आईटी पॉकेट्स की बात करें, एक बार फिर उसी जोन में फंसता हुआ ये पूरा सेक्टर नज़र आ रहा है, जो पिछले कई महीनों से नज़र आ रहा था कि एक कोशिश बीच में लीडरशिप लेने की हुई, वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन ग्लोबली उथल पुथल ने जाहिर सी बात है कि आईटी पॉकेट्स को सबसे ज़्यादा डेंट लगाया। आज एक बार फिर एक कोशिश होती हुई नजर आई। ऐसे में आगे का नजरिया क्या रखा जाए? क्या ये फिर उसी जोन में है कि 3 दिन चलेगा फिर बाकी दिन ठप, या आपको लगता है कि अभी दमखम बाकी है, अभी कंसर्न्स थोड़े थोड़े हल्के हो रहे हैं? वेल, आपको और अंशुल जी को गुड आफ्टरनून। एंड आपने आईटी की बात की है। अच्छी खासी मोमेंटम हमें आईटी काउंटर्स में, आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे आईटी सेक्टर से हमें जो ब्रेकआउट दिखाया है, आप कह सकते हो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। एंड रिसेंटली जो लो बनाया है वो लो वही सपोर्ट के पास बनाया है, और वहां से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला है।
तो मैं ये यहाँ तक कहूंगा कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे खासे मोमेंटम हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। 39,043 के अराउंड का क्लोजिंग है। एंड पिछले तीन चार दिनों में जो हुआ है वो ग्लोबल लेवल पे जो टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई थी उसके वजह से हुआ है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि हमारे मार्केट में ऐसा कोई गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर्स में। जैसा अंशुल जी ने कहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो मेरा वहां पे ये कहना रहेगा, मैं थोड़ा सा एडिशन कहूंगा कि आईटी सेक्टर ये लीड ले सकता है और इसके बेस पे अपना मार्केट जो है अच्छे खासे मोमेंटम दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है आईटी सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल की बात करो तो 40,000 जैसे होता है, ऊपरी लेवल पे हम लोग 40,000 तक के भी लेवल आईटी सेक्टर दिखा सकता है। और उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि फोकस करके चलना चाहिए, और सबसे पहला जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है। लगातार इन्फोसिस के ऊपर मैं पिछले कई दिनों से पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चलता आ रहा हूँ, जो अभी 1770 के अराउंड है। 1900 तक के लेवल वापस दिखा सकता है। इतना ही नहीं, आप टेक एचएल टेक पे भी फोकस कर सकते हो, वहां पे भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो व्यू ओवरऑल आईटी सेक्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म यहाँ पे जितने भी आईटी काउंटर्स हैं वहां पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नजरिया। अंशुल जी, फिर कहाँ संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं? मतलब आम जो इन्वेस्टर है वो अगले हफ्ते कहाँ ज्यादा दांव खेले? देखिए, प्रोबेबली आईटी, अगर एज एन स्पेस आप पूछें तो आईटी में मेरे को तेजी लग रही थी ओपनिंग शो में, इसलिए मैंने बाई भी इन्फो एज में दिया था 7,030 पे। 7,250 का हाई बना है तो वहां पे टारगेट डन हुए हैं। लेकिन अगले हफ्ते में प्रोबेबली आईटी में हमको थोड़ी सी ज्यादा तेजी दिख रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जानना चाहें तो दो पिक्स हैं मेरे पास, आप बोले तो मैं उनको बताना स्टार्ट करूं। जी अंशुल जी, बताएं। अंशुल जी, जी आवाज आ रही है प्रशांत, आपको? देखिए, पहला पिक रहेगा पिटी इंजीनियरिंग का। यहाँ पे कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 21 दिन का, फ्लैट बेस या फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट आया है, हायर वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया है, तो 1280 पे बाय करना चाहिए। 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1350 का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पे सरप्राइजिंगली बेयर्स को ट्रैप करके अचानक से ब्रेकआउट आया है, तो ऑफ गार्ड कैच हुए हैं जो भी वीक लॉन्ग शेक कर चुके थे, उनको बाहर निकाल के अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ये ब्रेकआउट प्रोड्यूस किया है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स बाय करना चाहिए। 4450 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनेगा, तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, वो 4450 के ऊपर बाय करें। जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोनों के लिए 4390 का रहेगा और टारगेट ऊपर में 4650 रहेगा। तो ये दो काउंटर हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को भी नेक्स्ट वीक के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में दो काउंटर्स में हमको तेजी आती हुई दिख रही है। तो एक तरह से अपनी वीआईपी पिक भी अंशुल जी ने बता दी। कुणाल जी, आप भी लगे हाथ बता दीजिए कि आपको वीआईपी पिक के तौर पर क्या पसंद आ रहा है? वेल, वीआईपी पिक के तौर पे दो स्टॉक है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। लास्ट टाइम यानी कि यस्टरडे हमने दो तीन स्टॉक सजेस्ट किए थे, तीनों तीन स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम आ गई, जिसमें सीडीएसएल सीयू भी था, इनकलिब था। आज उसी के तर्ज पे दो नए स्टॉक है, सन टीवी और बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की बात कर लेते हैं, 532 के अराउंड है, 500 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 546 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होता है 568 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सन टीवी। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है सन टीवी में आने वाले दिनों में। खरीदारी करके चलने की सलाह है 894 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपर में जो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 935, और वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 963 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बर्जर पेंट्स और सन टीवी ये पसंद आता हुआ कुणाल जी को। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज सरकारी बैंकों ने भी एक रफ्तार दिखाई। हमने पिछले दिनों देखा कि एक करेक्शन जो था वो साफ तौर पर नज़र आया। हालांकि अभी भी सरकारी बैंकिंग स्पेस को देखें तो वैल्यूएशन वाइज किसी तरह की ख़ास चिंता नहीं है इन लेवल्स पे भी। तो क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? देखिए, चार्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है। लगभग जितने भी सरकारी बैंक हैं
स्पेसिफिकली महाबैंक बहुत सारी एक्सेसिव लॉन्ग है पब्लिक इसमें, तो यहाँ पे मैं सरकारी बैंकों में सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। इंडेक्स पे मुझे यहाँ पे 8-9% का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और अगर इंडेक्स पीएसयू इंडेक्स अगर 8-9% करेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा पिटाई इसमें सरकारी बैंकों की होगी, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी मुझे वीक लग रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी बैंक हैं स्पेसिफिकली सेल करना चाहिए। अब चूँकि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेस में केवल एसबीआई है, तो एसबीआई में एक शॉर्टिंग में रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो पहला टारगेट आपको 776 का मिल सकता है नीचे में। रैली में कहीं भी 840 मिलता है तो लॉन्ग से एग्जिट करके शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी छोटे काउंटर जो हैं उनमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार कैश में आ जाना चाहिए। बट अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं तो एसबीआई के अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है कि मैं शॉर्ट रिकमेंड कर सकूँ। बाकी कैश बेस्ड अगर है तो डिलीवरी से एग्जिट करना चाहिए एक बार। बिल्कुल, तो ये है पीएसयू बैंक इंडेक्स और ख़ासतौर पे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अंशुल जी की तरफ से आती हुई। कुणाल, ओला पे ज़रा बात करते हैं। आज सुस्त लिस्टिंग शुरुआत में हुई, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग के बाद एक तरह की ज़बरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिली और 20% जो है वो लिस्टिंग के बाद ये चढ़ा। अब लिस्टिंग के बाद की रणनीति क्या रखनी चाहिए? अभी तो खैर 20% ये ऊपर है। अब यहाँ से किन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा? क्या नज़रिया बन रहा है? हालांकि अभी डेटा कम है, आज की ही लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, बाकी योजनाओं को देखें, उन सबको अगर हम मद्देनज़र रखें तो क्या रणनीति बननी है? वेल, रणनीति की बात करें पर्टिकुलर स्टॉक की, एक फ्लैट आज ओपनिंग हमें देखने को मिला है, एंड नो डाउट जाते जाते एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया, अपर सर्किट भी स्टॉक में लगाया। नाउ ज्यादा डेटा है नहीं तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट मार्केट में, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स। और जिस हिसाब से उन्होंने अपना फ्यूचर का प्लानिंग बनाया है, पर्टिकुलरली जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंशन का प्लानिंग बनाया है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है, क्योंकि आप देखो तो ओला कैब सर्विस भी प्रोवाइड करती है और साइमल्टेनियसली उन्होंने अपना टू व्हीलर सेगमेंट भी चालू किया। और कहीं ना कहीं अगर ये सेगमेंट संभलता है तो दो राय नहीं है प्रशांत जी कि आगे जाके फोर व्हीलर भी लॉन्च करे। हो सकता है कि उनके किटी में ये प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा हो। तो मेरा व्यू ये पर्टिकुलर स्टॉक तो पॉजिटिव साइड का ही है। मैं कहूंगा कि अगर गिरावट आती है यहाँ से तो भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 9120 के अराउंड का क्लोजिंग है, कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 75-70 तो खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। मीडियम लॉन्ग टर्म एक अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अंशुल जी ज़रा हमें बताइए कि ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, ख़ास तौर पे आज हमने आयशर में जो तेज़ी देखी, इसके अलावा टाटा मोटर्स ने जो रिकवरी दिखाई, पूरे ऑटो पॉकेट्स ही नहीं, ऑटो इंस्टरीज में भी हमें चुनिंदा कुछ शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, दमदार तेज़ी देखने को मिली। कैसा लग रहा है ये स्पेस, और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से किस तरह का नज़रिया बन रहा है? देखिए, ऑटो एज ए स्पेस मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में जरूर एक काउंटर है मदरसन सुमी, जहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आया था 121 ऑड लेवल्स पे। वहां पे हमने रिकमेंड भी किया था आप ही के चैनल पे। लगभग 200 रुपए का हाई बना है, उसके बाद वापस एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे। 3 इनसाइड बार थी, 4 दिन के रेंज के हाई पे आगे क्लोज किया है, तो वीकली पे काफी अच्छा लग रहा है। प्रोबेबली यहाँ से एक हफ्ते ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, वापस 207 रुपए का हाई टेस्ट कर सकता है, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 220 224 तक ये स्टॉक जा सकता है। मदरसन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 187 रुपीज चल रहा है, ये 207 और 220 तक अपसाइड दिखा सकता है प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते में। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन स्टॉक पर हमारे एक्सपर्ट अंशुल जी की तरफ से आता हुआ। एक आखिरी सवाल के साथ कुणाल मैं आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। ट्रेंड जो है वो अच्छे नतीजों से आज भागा, ज़रा बताइए क्यों, क्या लग रहा है यहाँ से आपको? ट्रेंड की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में अभी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। आज के दिन में 12-13% का स्टॉक ऊपर था। एंड अगर मैं आर्ली चार्ट वीकली चार्ट की बात करूं, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है।
एंड जब भी स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो वहां से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मेरा नजरिया यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि और यहाँ पे रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहला लेवल जो है जो स्टॉक में देखने को मिल सकता है वो है 6550, और जैसे 6550 क्रॉस करेगा 7500 तक के भी लेवल हमें ट्रेंड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है उन्हें बड़े लक्ष्यों के लिए इसमें बने रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल और अंशुल जी आप दोनों का, लेकिन जाते आते अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। कुणाल बताएं। वेल, जो भी स्टॉक आज मैंने डिस्कस किए है, जो स्टॉक में रिकमेंडेशन दिया हुआ है बर्जर पेंट एंड सनटीवी, उसमें मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज होल्डिंग ये स्टॉक में हो सकता है। अंशुल जी अपना डिस्क्लोजर दें। देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स जनरली हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल जी और अंशुल जी आप दोनों का एक बार फिर से अहम रणनीति बताने के लिए, तमाम सेक्टर और स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।